Assalamu alaikum and welcome again, dear students. In our last session we have covered the initial level basic foundations, what is motivation, and other than that we have also discussed individual based different type of theories. And I also told you in my previous session that we will cover process theories in our next session. तो आज के सेशन में हम प्रोसेस थ्योरीज को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसेस थ्योरी बेसिकली बेस करती है आपकी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी बेस हमने समझी। हमने मैस्लो की थ्योरीज, हमने मैकलैंड की थ्योरीज और डिफरेंट सर्टेन थ्योरीज हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की। लेकिन किन प्रोसेसेस से गुजर कर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और एक एम्प्लॉय डीमोटिवेट होता है, यानी कि एक चीज़ आपकी नीड को, ड्राइव को पूरा करती है और एक तरह आपको अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं वो 5 थ्योरीज़ हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है आज के सेशन में। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है जी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सेकंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थर्ड नंबर पे इक्विटी थ्योरी है, देन वी हैव जस्टिस थ्योरी एंड फाइनली गोल सेटिंग थ्योरी। तो इसका सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमने इनको 5 थ्योरीज को आज के सेशन में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के साथ। अच्छा, अब रीइंफोर्समेंट की टाइप्स से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में रीइंफोर्समेंट कहते किसे हैं। रीइंफोर्समेंट हम कहते हैं कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके प्लेयरेबल फीडबैक, प्लेयरेबल कंसिक्वेंसेस की बेस पर हमारे अंदर फर्दर ड्राइव आती है कि हम उस काम को दोबारा से करें। ठीक है। अब क्या मेथड है जी। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स में आपने किसी को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में देखना है कि वो काम दोबारा से वो करेगा, हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं। लाइक अगर एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और किसी स्टूडेंट के क्विज़ में अच्छे मार्क्स आते हैं या असाइनमेंट में उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो ये रिजल्ट के बाद अगर टीचर उसको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो अब इस स्टूडेंट के अंदर जो एबिलिटी डेवलप होगी ना, जो डिराइव उसको फर्दर मोटिवेट करेगी, वो क्या होगी कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो नेक्स्ट टाइम भी टॉपर ही बने, नेक्स्ट टाइम भी उसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है। तो जो एंड उसको मिला, जो उसका आउटकम मिला, वो प्लेयरेबल था और वो प्लेयरेबल की रेपिटेशन होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अगर मैं वर्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड सी बात है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होगी। ठीक है ना। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से क्या मुराद है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से मुराद ऐसा एक्ट है कि जो आपसे पहले कभी गलत हो गया हुआ है या आपको पहले पिछले बार क्विज में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए, तो अब आपका टीचर आपको ये ऑफ़र देता है कि जी नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप लोग बेटर वे में रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी असाइनमेंट या क्विज दिया जाएगा, तो मैं जो पिछले मार्क्स थे आपके वो मैं आपके कंसीडर नहीं करूँगा वैल्यूएशन में। तो एक्चुअल में क्या किया, अब आपका जो अनप्लेयरेबल आउटकम था उसको रिमूव किया। इस वजह से हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं। द वर्ड नेगेटिव मीन्स ओनली कि आपने प्रीवियस अनप्लेयरेबल आउटकम या कंसिक्वेंस को आपने रिमूव किया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें, तो आपने अच्छा काम करवाने के लिए पिछला बुरा काम माइनस किया। इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि आउटकम प्लेयरेबल है, उसकी बेस पे नेक्स्ट टाइम आपके अंदर दोबारा ड्राइव आती है कि आप फिर दोबारा ये रिपीट करें। दूसरा वे क्या है कि मैं प्रीवियसली जो अनप्लेयरेबल आउटकम, अनप्लेयरेबल गोल, आप गोल तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो आपने काम किया था वो रिक्वायर्ड नहीं था, अब मैं उसको रिमूव करता हूं इस कंडीशन के साथ कि नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करोगे। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई। ठीक है। ये दोनों ही मोटिवेशन है। अच्छा, पनिशमेंट। पनिशमेंट इज प्योरली द वर्ड typically provide you the concept that it is a negative outcome।
ठीक है। कोई भी गलत काम करने पे आपको पनिशमेंट मिलती है। सिग्नल वायलेशन करेंगे आपको टिकट मिलेगा, राइट। आप कोई भी क्राइम करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट पे पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट से भी हैबिट डेवलप की जा सकती हैं और रीइंफोर्समेंट से चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव आप बेटर वे में काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपके सामने है। रिमूवल ऑफ नेगेटिव आउटकम व्हेन बिहेवियर इज परफॉर्म्ड। आई एम होपफुल कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। अच्छा, इस रिमूवल को एक नाम दे दिया है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट या रिमूवल ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अब इसमें मैं अगर ये बात कहना चाहूँ कि अगर पहले से जो चीज़ मैंने बताई है, जो मैंने पहले आपको समझाया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्विज नेक्स्ट टाइम उनको फिर दोबारा अप्रिशिएट करने का कहा था लेकिन मैंने नहीं किया, तो क्या हुआ, मैंने जो सिखाया उसको रिमूव कर दिया। इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन, रिमूवल। इस तरह करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो हमें चाहिए था। समझ रहे हैं ना, मतलब मैंने पहले कहा कि जी आप अच्छा परफॉर्म करें, आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो, जाहिर है जिस बच्चे को अप्रिशिएट किया उसको नेक्स्ट टाइम भी अप्रिशिएट होने की लालच थी ना, तभी उसने परफॉर्म किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया, ना उसको इनकरेज किया इन फ्रंट ऑफ द अदर क्लासमेट्स। तो उससे क्या हुआ कि वो जो उसका लर्न बिहेवियर था, जो आफ्टर रीइंफोर्समेंट डेवलप हुआ, वो अब आपका रिमूव हो गया। दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स जाहिर सी बात है कि जब आप रीइंफोर्स कर रहे हैं या आप पनिशमेंट के साथ किसी का बिहेवियर मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसको उस तरह से नहीं कर सके तो उसके कंसिक्वेंसेस नेगेटिव आपको फेस करने, इट इज़ अंडरस्टूड। अच्छा, ये डायग्राम से अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्टिमुलस, जिसको हम सिचुएशन का नाम भी देते हैं। स्टिमुलस हर उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को, एक्सटर्नल थिंग को हम कह सकते हैं जिससे हमारा कोई ना कोई अटैचमेंट हमारी उसके साथ डेवलप होती है, ठीक है। स्टिमुलस की बेस पे रिस्पॉन्स डेवलप होता है, रिस्पॉन्स की बेस पे कंसिक्वेंसेस आते हैं और आपका फ्यूचर बिहेवियर बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजिस्ट की एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पेवलोव एक साइकोलॉजिस्ट है, बड़ा वेल नोन साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया जी कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर क्या किया, उन्होंने उनको सिखाया, आप एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप डॉग के सामने अगर मीट लेके आते हैं तो क्या होता है कि डॉग की सेलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। वो डिसाइड करता है जी उसको भूख लगी है, उसने वो खाना है गोश्त का टुकड़ा। अगर एक पर्सन डॉग के आगे बेल बजाए तो उसकी सेलिवेशन स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड सी बात है कि बेल से यहाँ वो अट्रैक्ट होगा, यहाँ वो भाग जाएगा बेल को सुन के कि मुझे मारने तो नहीं लगे। पेवलोव ने एक स्टिमुलस को जो कि मीट था उसको लर्निंग करवा के बेल में कन्वर्ट किया। वो कैसे किया, उसने बेल को रिंग किया और उसके सामने, डॉग के सामने एक मीट जो है वो लेकर आया। अब डॉग की सेलिवेशन स्टार्ट हो गई। बाय द नेक्स्ट डे उसने फिर ऐसे ही किया, बेल रिंग की, डॉग के सामने मीट लेके आया, फिर उसकी सेलिवेशन स्टार्ट हो गई। अब ये प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम करने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि सिंपल बेल को रिंग करने से डॉग समझता था कि अब उसे गोश्त मिलेगा, तो उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। अब ये क्या किया पेवलोव ने, उसने अलाइन किया एनिमल जो कि बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, ह्यूमंस को तो आप बता सकते हैं, एनिमल को उसने एक जस्ट लर्निंग करवाई जिसकी बेस पे उसने कहा कि जी एनिमल्स भी लर्निंग कर सकते हैं। साइकोलॉजी की टर्म में इस लर्निंग को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि आप पेयर करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। आप ऑब्जर्व करें, अगर आप अपने अकोमोडेशन जहाँ पे आपकी रिहाइश है, आप रहते हैं, आपके जो कार का हॉर्न है आपकी उसके साथ एक अटैचमेंट है, आप उसको पहचानते हैं, ऐसे ही है ना। जैसे ही हॉर्न बजता है आप पहचान लेते हैं जी आपकी गाड़ी आई है। जस्ट इमेजिन कि आपके साथ वाले 3-4 घर वाले वही गाड़ी परचेज कर लेते हैं और उसका भी सेम हॉर्न होता है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो आप जाएंगे लेकिन सेकंड टाइम फिर आपको ये भी कंफ्यूजन होगी कि ये शायद आपकी गाड़ी का हॉर्न नहीं है, क्योंकि हम पहले से मैच्योर हैं, हम समझते हैं। तो अगर एक चीज़ को सिखाया जाए और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाए तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ये मैंने आपको सिंपल वे में समझाया
कि हम ह्यूमंस को भी सिखा सकते हैं और हम एनिमल्स को भी लर्निंग करवा सकते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जी साइकोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड द एनिमल्स। ठीक है, उनके माइंड की और उनके बिहेवियर की स्टडी का नाम साइकोलॉजी है। तो स्टिमुलस आपके सामने ह्यूमन के केस में मैंने स्टूडेंट को क्विज की बात कही, एप्रिसिएशन की बात की, जो कंसिक्वेंसेस था, क्विज स्टिमुलस था, अप्रिशिएट होना उसका कंसिक्वेंस आया और उसकी बेस पे आपका बिहेवियर डेवलप हुआ। अच्छा बिहेवियर भी हो सकता है, बुरा बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बच्चे को अगर अपने फैमिली में छोटे से बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, लाइक खाना खाने से पहले आप हाथ धो के बैठें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं, तो ये चीज़ें सिखाने के लिए आप स्टार्टिंग में उसके साथ कुछ अलाइन करेंगे। हाथ धोने के बाद अगर कोई बच्चा खाना खाता है तो आप उसको कहेंगे कि वो आपको हम उसके अगेंस्ट पे कोई बेनिफिट देंगे, कोई लाइक इन टर्म्स ऑफ स्वीट्स हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, तो वो बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप होगी। ये रीइंफोर्समेंट है। दूसरा तरीका क्या है कि ना बात माने तो एक लगाएंगे उसे, ऐसे ही है ना। तो लगाने का अमल जो है वो पनिशमेंट है, और किसी चीज़ को, प्लेयरेबल चीज़ को साथ ऐड करना, वो क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी? उस बच्चे की आपने पॉकेट मनी बंद की हुई है, ठीक है, अब आप उसको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अपना बिहेवियर अच्छा रखो, तो आपकी जो पॉकेट मनी हमने बंद की है वो खोल देंगे, फिर दोबारा आपको पॉकेट मनी मिलेगी। तो इस केस में आपने उसको नेगेटिव रीइंफोर्स किया। तो ये डायग्राम आप यहाँ पर देखें इजीली, कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस है जिसको हम सिचुएशन का नाम देते हैं, उससे आपका रिस्पॉन्स डेवलप होता है, रिस्पॉन्स से आपके कंसिक्वेंसेस, चाहे वो रिवार्ड है या वो पनिशमेंट है, और इन दोनों की बेस के ऊपर आपका बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। आप उसको काम को करने के लिए या तो फुली मोटिवेटेड हो जाते हो या फिर आप उस काम से साइड पे हट जाते हो। तो दिस इज बेसिकली अ रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। अब रिवार्ड्स के टाइप्स हैं कुछ, मतलब हम किसी को कैसे रिवार्ड दे सकते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हम उनको कहते हैं जो कि एक्सटर्नल रिवार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मनी, फ्रिंज बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी एटसेट्रा। इंट्रिंसिक रिवार्ड कौन से हैं? इंट्रिंसिक रिवार्ड्स वो हैं जो कि आप इंटरनली तौर पे किसी को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक आप किसी की रिकग्निशन करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग कर देते हैं उसके लिए, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो कहीं पे भी जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट हैं। हम अपने कह सकते हैं कि इंटरनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी हमें मैक्सिमम आउटकम पॉजिटिव नज़र आते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक रिवार्ड्स होते हैं। और इन दोनों को जाहिर सी बात है हम पेयर करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हमें दोनों ही चाहिए होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पैसे दे दिए जाएँ, रिस्पेक्ट ना दी जाए तो इट इज़ इनफ फॉर अस, नो। हमें लाइक एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स भी चाहिए और हमें साथ में इंट्रिंसिक रिवार्ड भी चाहिए, हमें उन दोनों का पेयर अलाइनमेंट चाहिए होती है। सेटिस्फेक्शन इम्प्लाई एटीट्यूड अबाउट द वर्क सिचुएशन। तो इम्प्लाई की जो सेटिस्फेक्शन है, उसके जो एटीट्यूड है, उसकी जो वर्क सिचुएशंस हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर एक पर्सन जहाँ पे काम कर रहा है उसकी इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसे फील होती है, तो क्या हुआ कि वो उसको, उसके लिए मज़े वाली चीज़ नहीं है। और एक आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं, तो ये भी आपके लिए एक रिवार्ड है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर इंट्रिग, ठीक है, या आप उसके बारे में डिफरेंट में इंटरनली तौर पे कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी इक्विटी थ्योरी के ऊपर। इक्विटी थ्योरी इज बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देयर इनपुट्स एंड द आउटपुट्स रिलेटिव टू द रेफरेंट अदर्स। मतलब हम जब किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम जब भी रिवार्ड मिलता है, हम बेनिफिट मिलता है, हम उसको फ़ौरन से दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो रेफरेंट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें रेफरेंट जो है जिसे हमने कंपेयर करना है वो हमारे पास भी हो। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इक्विटी आई एम बीइंग ट्रीटेड फेयरली, ठीक है। अंडर डिवाइडेड विल लुक टू इंक्रीज रिवार्ड्स और डिक्रीज इनपुट्स। हमें या तो कहते हैं कि अंडर डिवाइडेड हैं, या हम कहते हैं कि हमें ठीक ट्रीट किया जा रहा है, जिसको इक्विटी का नाम दिया, या हम ओवर डिवाइडेड भी समझते हैं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो वो भी कह सकते हैं कि इन इक्विटी के अंदर आता है। लीविंग एंड डिस्टॉर्शन। तो रीइंफोर्समेंट में हम बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ कंसिक्वेंसेस जो हमने प्रोड्यूस किए होते हैं उनके बारे में देखते हैं। हम प्लेजेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि वो बार बार रिपीट हों,
हम बिहेवियर को चेंज करते हैं और कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव चाह रहे होते हैं, जो बातें मैं पहले आपके साथ कर चुका हूँ। अब ये देखें, आप जो अभी हम बात कर रहे थे इक्विटी थ्योरी के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप रेफरेंट की बात करते हैं तो दिस इज कंपैरिजन विद अदर्स, यू आर हेयर, दीज आर द आउटकम्स, दीज आर द इनपुट्स। तो अब क्या हुआ कि अगर आपकी आउटकम और आपकी इनपुट्स कम हैं, आउटकम ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस पर्सन, ये इसकी इनपुट ज़्यादा थी लेकिन आउटकम कम मिली, तो आप क्या हैं, आप ओवर रिवार्डेड हैं। ठीक है, आप सेटिस्फाई होंगे, आप डिलाइट होंगे कि जी मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला। अंडर रिवार्डेड क्या है जी, यहाँ देखें इनपुट और यहाँ पे आउटकम ज़्यादा, लेकिन आपकी इनपुट उतनी ही है लेकिन आपको आउटकम कम मिली हैं, तो आप अंडर रिवार्डेड हैं। आपको इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक बेनिफिट उतने नहीं मिले जितने आपने इसको मिलते हुए देखे हैं। तो ये आपके लिए रेफरेंस बन गया और आप अपने आप को इसके साथ कंपेयर करने लग पड़े। तो यहाँ इक्विटी थ्योरी के अंदर हम कहते हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप ये फील करेंगे कि जी मैंने भी उतना ही काम किया, मुझे रिवार्ड कम मिला, दूसरे ने कम काम मिला, उसे रिवार्ड ज़्यादा मिल गया, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड थ्योरी हमारे पास है जी गोल सेटिंग थ्योरी। अभी तक हम दो थ्योरीज की बात कर चुके हैं, कौन कौन सी, रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड वन इज इक्विटी थ्योरी। रीइंफोर्समेंट में हमने कहा कि कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। ठीक है, मैंने ह्यूमंस की एग्जांपल भी दी आपको, एनिमल्स की एग्जांपल भी दी। सेकंड हमने इक्विटी थ्योरी की बात की कि हम अपने आप को कंपेयर करने लग पड़ते हैं दूसरों के साथ। अगर हम अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, तो हम फिर समझते हैं कि जी हम अंडर डिवाइडेड हैं या हम ओवर डिवाइडेड हैं या फिर हम फेयरली ट्रीट किए जा रहे हैं, मतलब सबको बराबर, जो जिसका डेजिग्नेशन है, जितनी जिसकी परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक उसको काम उसको रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। थर्ड थ्योरी है हमारे पास गोल सेटिंग थ्योरी। In this theory, you are going to talking about the assignments of the specific, moderately difficult and providing feedback will provide motivation to the work। मतलब आपका एम्फोसिस किसके ऊपर होता है, गोल के ऊपर। आप क्या गोल सेट कर रहे हैं और उस पर आपको आउटकम कितनी मिलने जा रही है। एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है, इसमें रिवार्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, इसमें आप कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और अचीवमेंट आपको अंडरस्टूड सी बात है उसके मुताबिक मिल रही होती है। इस डायग्राम से आपको बेहतर समझ आएगा। ये आप देखें सबसे पहले कि आपके पास हाई लो लेवल पे क्या है जी, टास्क परफॉर्मेंस है। ठीक है, जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये है ना वर्टिकल एक्सिस, ये देखें आप, दिस इज लो एंड दिस इज हाई, क्या चीज़, टास्क परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे लो है, मॉडरेट है, चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल है, क्या, गोल डिफिकल्टी। अगर एक गोल है वो मॉडरेट है, ठीक है, इट्स फाइन, आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। चैलेंजिंग है तो ऑप्टिमम गोल डिफिकल्टी आपको मिलेगी। अच्छा, इम्पॉसिबल है तो अंडरस्टूड सी बात है, एक चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जिगजैग शेप आपको दिखाएगा। तो इट्स मीन इफ़ योर गोल आर चैलेंजिंग तो यू विल बिकम हाईली मोटिवेटेड, अगर आप उसको अचीव कर लो। मॉडरेट ऑफ कोर्स तब भी आप मोटिवेट होंगे। लो लेवल पे तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी टास्क परफॉर्मेंस के मुताबिक मोटिवेशन का लेवल भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर गोल इम्पॉसिबल सेट कर ली है तो वो तो डीमोटिवेट ही हो गए ना, अब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आप अचीव ही नहीं कर सकते, या आप सेट करवा दिए गए हैं या आपने खुद से कर ली हैं या आपको दे दिए गए हैं, जैसे भी है। लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स आप किसी भी सूरत में उस गोल को अटेन नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे थ्योरी आती है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना कुछ। कंबाइन गोल सेटिंग एंड द रीइंफोर्समेंट थ्योरी, हमने दो थ्योरीज को मर्ज कर देना है इसके अंदर, गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट। गोल सेटिंग गोल सेट करने के हवाले से है, रीइंफोर्समेंट कंसिक्वेंसेस के ऊपर बेस कर रही है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 3 questions that can drive motivation in the expectancy theory. Number 1, with effort can I perform? मतलब आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे, मैं अगर एफर्ट करूं तो क्या मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूं। मतलब आप सोचेंगे कि मेरा गोल लो है, मॉडरेट है, चैलेंजिंग है या इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल है, जितनी मर्जी एफर्ट करता रहूं मैं तो नहीं अचीव कर सकूंगा उसे। सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, विद परफॉर्मेंस विल आई बी डिवाइडेड। अच्छा, अगर मैंने मैक्सिमम एफर्ट अपनी पुट की, मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस शो की, तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा।
क्या मुझे इंट्रिंसिक बेनिफिट्स या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है रिवार्ड्स मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे? अगर इसका आंसर मुझे यस मिलता है तो फिर मैं एफर्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा। नंबर थर्ड, डू आई वैल्यू द रिवार्ड्स। अच्छा, अब क्या मुझे जो रिवार्ड मिलना है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है भी कि नहीं? मतलब समटाइम ऐसे भी होता है ना कि मुझे इंट्रिंसिक रिवार्ड चाहिए लेकिन मेरा थोड़ा सा 5% इंक्रीमेंट लगा दें वो, तो मेरे लिए तो वो सफिशेंट नहीं है, या मुझे वो मोटिवेट नहीं करता। तो इस केस में आप मोटिवेट नहीं होए। कंपनी ने सोचा, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि उसने आपको रिवार्ड दिया, लेकिन उस रिवार्ड ने आपकी नीड को फुलफिल नहीं किया। तो इन दिस क्वेश्चन आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे काम को उस तरीके से क्या समझा भी जा रहा है जिस तरीके से मैंने किया, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी क्या वो मुझे पूरी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। गॉट इट? जब हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें हमारी नीड को पूरा नहीं किया जाता, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी डिज़ायर, हमारी मोटिवेशन का लेवल हाई नहीं होगा। जिस्म के जिस हिस्से पे आपको खारिश हो रही हो वहाँ पे करने की बजाय बाकी जिस्म के हिस्से पे करते रहो, तो उससे क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगे ना, आपकी नीड फुलफिल नहीं होगी। तो उस नीड को फुलफिल ना करना मतलब क्या हुआ कि आप मोटिवेट ही नहीं हुए। हमने जैसे अपने पहले सेशन में बात की थी कि मोटिवेशन जो वर्ड है वो डिराइव किससे हुआ है, नीड के साथ। तो अगर मेरी नीड ही पूरी नहीं हुई तो फिर मैं मोटिवेट भी नहीं होऊंगा, चाहे मेरा एम्प्लॉयर मुझे किसी और तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करता रहे, लेकिन मेरी नीड को ना समझेगा तो उसमें बैलेंस नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक मैं एफर्ट भी नहीं करूंगा, परफॉर्मेंस भी नहीं दूंगा और काम भी नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरी नीड और ड्राइव जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक मुझे रिवार्ड्स नहीं मिलेंगे। नाउ वी हैव सम टर्म्स जो हम देख लेते हैं। एक्सपेक्टेंसी बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। मतलब जो एक्सपेक्टेंसी है ना हमारी, वो कहती है कि एफर्ट जो है उससे परफॉर्मेंस हमें मिलती है। मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एफर्ट करोगे तो परफॉर्मेंस मिलेगी, अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी परफॉर्मेंस लीड टू रिवार्ड। मतलब अब आपकी परफॉर्मेंस लेवल जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दोगे उतना ही रिवार्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ कौन बता रहे हैं हमें, इंस्ट्रूमेंटेलिटी परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। नंबर थर्ड, वैलेंस वैल्यू ऑफ रिवार्ड। हम मतलब अपनी जो रिवार्ड्स हैं उनको कितनी हम वैल्यू देते हैं। जैसे मैं पहले आपके साथ बात कर चुका हूँ, क्या हमारे लिए वैल्यूएबल हैं भी कि वो नहीं है। तो ये डायग्राम में आपको बड़ा ज़बरदस्त पिक्चर पता चल जाएगी कि आपकी जो एफर्ट है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी के साथ। तो ये वाला जो आपका पहला एरो आपको शो कराया गया, इससे आपको पता चला ये मैंने एफर्ट पुट की और ये मुझे परफॉर्मेंस मिली। एफर्ट टू परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टू एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पर देखें आप आउटकम एंड वैलेंसेस। मतलब मुझे आउटकम 1, आउटकम 2 या आउटकम 3, तो ये मेरे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब इन तीनों में से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे वो मिलनी चाहिए, चाहे वो आउटकम 1 है, आउटकम 2 है या वो आउटकम 3 है। तो तब मैं रीइंफोर्स होऊंगा, ठीक है, तब मुझे मज़ा आएगा कि मैंने जो काम किया उसका मुझे उसी तरह से रिवार्ड मिला, ठीक है। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि ये पहली 4 थ्योरीज जो हमने अभी तक कवर की हैं आपको समझ आ गई हैं। तो लास्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, जस्टिस थ्योरी। जस्टिस, द वर्ड डिराइव इज बेसिकली फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, जो कि आप जुडिशरी के बारे में भी वर्ड बोल सकते हैं, इंसाफ की आप बात कर सकते हैं। तो जस्टिस थ्योरी जो है वो आपकी कौन सी थ्योरी है जी, प्रोसीजरल जस्टिस है सबसे पहले नंबर पे, जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होंगे। फेयरनेस इश्यूज कंसर्निंग द मेथड्स, मैकेनिज्म एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू डिटरमिन द आउटकम। मतलब आप इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप कोई भी कह सकते हैं कि मेरिट की वायलेशन नहीं करते। अगर आप नहीं कर रहे तो आप जस्टिस थ्योरी को, करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कंसर्न्स द फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, इंक्लूड्स द इक्विटी थ्योरी। मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्विटी थ्योरी में हमने क्या कहा था, जब मैं अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करता हूँ, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ वाला जो मेरा कोलीग है उसका भी वही, उसकी क्वालिफिकेशन है, उतना ही एक्सपीरियंस है, और उसको अगर ज़्यादा रिवार्ड दिया जा रहा है, मुझे कम दिया जा रहा है, तो इक्विटी थ्योरी की वो बाइसनेस का फैक्टर आ गया ना। अब यहाँ पे आप अंडर डिवाइडेड हैं,
दूसरे केस में अगर मुझे ज़्यादा रिवार्ड दिया जा रहा है उसको कम दिया जा रहा है, तब भी ये गलत है। क्या होना चाहिए? फेयरनेस होनी चाहिए। मेरा रिवार्ड और उसका रिवार्ड दोनों का सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटरेक्शनल जस्टिस, कंसर्न्स द वे वन इज ट्रीटेड इनफॉर्मली ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि जब एक चीज़ के बारे में इंक्वायरी चल रही है, एक चीज़ को एवेल्युएट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आप इनफॉर्मली जो है वो ले रहे हैं चीज़ों को, प्रोसीजर्स को, डिस्ट्रीब्यूशंस को, आप उसको एक सीरियस वे में, एक फॉर्मल वे में नहीं ले रहे, तब भी वो एक जस्टिस थ्योरी की निगेशन की तरफ हम उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है? हमने जो आज के सेशन में बातें की हैं उसका पर्पस सिंपल है कि हम कैसे जो मोटिवेशन है उसको जब हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, उसको हम जब प्रोसेस में लेके आते हैं, तो क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आज के सेशन में हमने 5 डिफरेंट थ्योरीज़ को स्टडी किया, और लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी, हमने इंडिविजुअल बेस्ड करेक्टरिस्टिक्स जो थी उनकी थ्योरीज़ को डिस्कस किया था, जो डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज़ प्रोवाइड की थी। आज के सेशन में हमने प्रोसेस थ्योरीज़ की बात की है। तो अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं, तो यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नज़र आती है या किसी थ्योरी के बारे में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। तो अब इन सारी थ्योरीज को हम इंटरेक्ट भी करते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरेक्शनल जस्टिस कैन बफर इनइक्वालिटी टू सम लेवल। Above the threshold, procedure and the interaction justice do not matter. If equity is present, then interactional and the procedural do not matter. मतलब ये अब समझ रहे हैं ना बात को, कि अगर प्रोसीजरल जस्टिस है और इंटरेक्शनल जस्टिस है, तो वो क्या कर रहा है? बफर कर रहा है इनइक्वालिटी को सम लेवल पे। तो वो इनइक्वालिटी को बफर कर देगा, मतलब साफ कर देगा उसको। अच्छा, प्रोसीजरल एंड इंटरेक्शनल जस्टिस डू नॉट मैटर। समटाइम क्या होता है कि प्रोसीजरल और अगर हम ऊपर वाले को पॉइंट को ले रहे हैं, तो हमारे सामने प्रोसीजरल और इंटरेक्शनल जस्टिस समटाइम मैटर नहीं करता। अच्छा, इक्विटी अगर प्रेजेंट है तो फिर इंटरेक्शनल और प्रोसीजरल जस्टिस मैटर नहीं करता, मतलब पहले ही चीज़ें इक्वल वे में दी जा रही हैं। डज ऑर्डर ऑफ प्रोसीजरल इंटरेक्शनल जस्टिस मैटर? अब उनका क्या ऑर्डर मैटर करता है? ऑफ कोर्स मैटर सम हो करता भी है कि हम किसको पहले लेकर आएँ और किसको बाद में लेकर आएँ, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जस्टिस जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हों।